हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल देव दीक्षित सॉन्ग्स पर। और मैं आज आपको जनगणना इकोनॉमिक्स में पढ़ाने वाला हूँ, यानी जनसंख्या और जनसंख्या की गिनती होती है जिसे हम जनगणना बोलते हैं वो, और भारत में इसकी स्थिति, ये सब हम इकोनॉमिक्स के एक और टॉपिक में देखने वाले हैं। मेरा नाम देवेंद्र दीक्षित है और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कुछ फैक्ट जनगणना और जनसंख्या के बारे में। फिर इस महान विभाजक लाइन के बाद हम बहुत सारे कंसेप्चुअल चीज देखेंगे कि 11 जुलाई को ही जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, प्रव्रजन या माइग्रेशन क्या होते हैं और उसके पुल और पुश फैक्टर क्या है। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी ने पूरा फैक्टर जो दिया था, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, वो क्या है, और जनसंख्या के पिरामिड्स क्या होते हैं। इसके अलावा महान विभाजक वर्ष क्या होता है, ये सारी चीज हम बारी बारी से देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे साथ लगातार बने रहना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा सा टॉपिक बड़ा हो सकता है। ठीक है, चालू करते हैं, फैक्ट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं, जनसंख्या या जनगणना केंद्र सूची का विषय है, जो कि 69th यानी 69वें स्थान पर इसमें लिखा है कि जनगणना कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी, केंद्र सरकार की होगी। और इसके लिए केंद्र सरकार ने 1948 में 1948 में एक एक्ट भी बनाया जिसको बोलते हैं जनगणना एक्ट 1948, जिसके तहत इसको एक लीगल जगह मिल गई है भारत में, यानी केंद्र सूची का विषय है। और 1948 में इसके लिए क्या किया है, केंद्र सरकार ने अधिनियम भी बनाया। फिर देखते हैं पहली जनगणना भारत में कब हुई थी। पहली जनगणना भारत में 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम पर। यह विधिवत जनगणना नहीं थी, तो भारत में पहली विधिवत जनगणना 1881 में हुई थी। उस समय में गवर्नर जनरल कौन था, यह आपका होमवर्क है। मैं बार बार ये होमवर्क इसलिए दे देता हूं ताकि आप लोग एक बार किताब पलट के भी देख लें। 1881 में पहली विधिवत क्या हुई थी, जनगणना हुई थी, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको बताना है। वर्तमान में जो 2011 की जनगणना हुई है वो जनगणना नंबर 15वीं थी और विधिवत नंबर कौन सी थी, 14वीं। यानी जनगणना 15वीं हुई, विधिवत कैसी हुई, 14वीं हुई। ठीक है, इसके कमिश्नर कौन थे, तो सी चंद्रमौली इसके कमिश्नर थे। इसका शुभंकर क्या है, तो एक महिला प्रगणक शिक्षक, महिला प्रगणक शिक्षक, यानी जो गिनती जनगणना करने वाले लोग हैं उनमें से जो महिला प्रगणक एक शिक्षक को, उसको इसका शुभंकर बनाया। मतलब हर चीज पे इसकी फोटो आपको छपी मिलेगी। वर्ल्ड कप का भी शुभंकर होता है, फुटबॉल वर्ल्ड कप का भी शुभंकर होता है, तो इसका भी क्या एक शुभंकर बनाया था 2011 के, जिसको महिला प्रगणक बोला गया। और ये 2011 की जनगणना का नारा क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये सारी चीज पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब हम इस कंसेप्चुअल पे जाने से पहले कुछ और चीज देख लेते। हम ये देखते हैं कि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। कितनी, 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। और इसीलिए उस दिन से यानी 11 जुलाई को क्या करने लगे हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाना चालू कर दिया है। तो एक फैक्ट, एक चीज और आपको पता लग गई, 11 जुलाई को एक तो जनसंख्या दिवस मनाते हैं, और इसी को क्यों मनाते हैं वो भी कारण आपको पता लगे। जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि दर, मान लो सामान्यतः एक वर्ष में जितने लोगों ने जन्म लिया और जितने लोगों की मृत्यु हो गई, तो जितने लोगों की मृत्यु हो गई उस समय उस जनसंख्या में से उनको घटा के जितने लोगों ने जन्म लिया उसको जोड़ दिया जाए। जितने लोग बाहर चले गए उनको घटा दिया जाए, और जितने लोग बाहर से अंदर आ गए उनको जोड़ दिया जाए, तो एक जनसंख्या निकल के आती है। लोगों के मतलब जितने लोग उस जगह विशेष में रह रहे हैं उनकी एक संख्या निकल के आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या। और जितनी ये लोग पुरानी वाली जनगणना की तुलना में बढ़ गए हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर, उसी को हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर। 1921 को महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। महान विभाजन वर्ष या विभाजक वर्ष भी कहा जाता है, दोनों ही क्वेश्चन में आता है। विभाजक वर्ष कहा जाता है क्यों, क्योंकि इस समय भारत की जनसंख्या क्या हो गई थी, घट गई थी। भारत की जनसंख्या क्या हो गई थी, घट गई थी। एकमात्र ऐसा दशक जब भारत की जनसंख्या घट गई वो कौन सा था, 1921 की जनगणना। इसलिए इस 1921 की जनगणना को ही 1921 को ही कहा जाता है महान विभाजन वर्ष।
बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है? अगला क्वेश्चन ये, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? घनत्व का मतलब क्या होता है? सिंपल, अभी फटाफट समझ ले रहे। 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, 1/1 किलोमीटर यानी 1 वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या करते हैं? उस देश की जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मान लो टोटल जनसंख्या जितनी है, टोटल जनसंख्या, उसमें टोटल एरिया का भाग कर देंगे। टोटल एरिया का भाग कर देंगे तो एक स्क्वायर एरिया में जितने लोग रहते हैं वो निकल आए। उसी को हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व। भारत का 2011 में कितना था वो आपको फैक्ट देखने पड़े। तो एक सामान्यतः 1/1 किलोमीटर यानी 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? उस देश का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब 1/1 किलोमीटर में कुल कितने लोग रह रहे हैं। ये ज्यादा कम हो सकता है स्थिति को देख के। जहां ज्यादा बर्फीला एरिया होगा वहां बहुत कम लोग रहेंगे, जहां बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होगी वहां ज्यादा रहेंगे। तो पहले किसी गांव का निकालते, फिर किसी जिले का निकालते, और फिर प्रदेश का निकालते, और फिर पूरे देश का निकालते। तो हर जगह अलग अलग हो सकता है। ठीक है। लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात से मतलब है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, उसको उसका लिंगानुपात बोलते हैं। हम लिंगानुपात के बारे में बहुत ज्यादा अभी कंट्रोवर्सी चल रही है कि भिंड मुरैना में कम हो रहा है, एमपी में, या दिल्ली में कम हो रहा है बाकी मतलब देश के बाकी हिस्सों की तुलना में। राजस्थान, हरियाणा में, मतलब हरियाणा पंजाब में बहुत ज्यादा कम हो रहा है महिलाओं की संख्या। 1000 प्रति पुरुष की संख्या पर बहुत कम हो रही है। तो 1000 पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या लिंगानुपात कहते हैं। तो ये पंजाब हरियाणा में कम हो रहा है, और अपने छत्तीसगढ़ या अपने मध्य प्रदेश के बालाघाट वाले एरिया में ये ठीक ठाक स्थिति में, या पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा हैं। तो इसके सारे कारण जब मैं इसके बाद वाले टॉपिक में एक निबंध आपको जनसंख्या पे लिख के बताऊंगा तो उसमें मैं सारा आपको समझाऊंगा कि क्या कारण से। लिंगानुपात मतलब प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, उसको हम बोलते हैं लिंगानुपात। जन्म दर। जन्म दर मतलब सामान्यतः एक वर्ष में किसी क्षेत्र विशेष में जन्मे लोगों की दर जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? जन्म दर। अब ये जन्म दर किसी गांव की भी हो सकती है, किसी जिले की भी हो सकती है, किसी प्रदेश की भी हो सकती है, और किसी देश की भी हो सकती है। तो सामान्यतः किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष में पैदा हुए लोगों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? जन्म दर कहते हैं। भारत की जन्म दर निकाल सकते हैं, मध्य प्रदेश की जन्म दर निकाल सकते हैं, और मैं नरसिंहपुर जिले में उस नरसिंहपुर जिले की जन्म दर हम निकाल सकते हैं। ठीक है। मृत्यु दर, वही सामान्यतः किसी क्षेत्र की उपलब्ध जनसंख्या की तुलना में मृत लोग, साल भर में मृत लोगों की संख्या जो होगी वो उसकी क्या कहलाती? मृत्यु दर कहलाती। मान लो कहीं पर क्या होगी? मान लो कहीं पर 1 लाख जनसंख्या है और एक वर्ष में कितने लोग मर गए? 1000 लोग मर गए। तो उस एरिया की मृत्यु दर क्या कहलाएगी? 1 लाख का 1000 कितना होता है? 1%। तो मृत्यु दर कहलाएगी 1%। तो ये जो 1% निकला, ये गांव का भी निकाल सकते हैं, जिले का भी निकाल सकते हैं, प्रदेश का भी निकाल सकते हैं, और देश का भी निकाल सकते हैं, और जनगणना में इसको देश का निकाला जाता है। ठीक है। मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर देखते हैं। माता, बच्चे को जन्म देने वाली माता। तो प्रसव के दौरान मतलब जब बच्चा पैदा होते रहता है तब प्रसव के दौरान या प्रसव हो जाने के आने वाले 42 दिन तक, यानी मान लो आज किसी बच्चे का किसी घर में जन्म हुआ है और आज से लेके आने वाले 42 दिन तक भी अगर उसकी माता किसी कारण से खत्म हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको भी मातृ मृत्यु दर में गिनते हैं। यानी कि यदि प्रसव या प्रसव हो जाने के 42 दिन के उपरांत प्रति 1 लाख महिलाओं पर, प्रति 1 लाख माताओं पर, प्रति 1 लाख माताओं पर माताओं की, मृत माताओं की संख्या को क्या बोलते हैं? मृत माताओं की संख्या को क्या बोलते हैं? मातृ मृत्यु दर बोलते हैं। इसको कितने पे नापते हैं? इसको प्रति 1 लाख पर नापते हैं। मतलब जितने प्रसव हुए हैं, जितने जन्म हुए हैं, उनमें 1 लाख जन्म पर कितनी माताओं की मृत्यु हुई है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मातृ मृत्यु दर बोलते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, काफी चीजें, लगभग सारी ही चीजें प्रति 1000 नापी जाती, बस
मातृ मृत्यु दर किस पर नापी जाती है? 1 लाख पर नापी जाती है। शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर मतलब जितने भी शिशु ने जन्म लिया है, जिनकी उम्र एक मतलब जन्म लिया है यानी 0 दिन से लेके 1 वर्ष तक है, जिनकी उम्र कितनी है? 0 से लेके 1 वर्ष है, इस अवधि के बीच में जितने शिशुओं की मृत्यु हो जाती है 1 वर्ष की जीवन अवधि से पहले ही, मतलब वो शिशु 1 वर्ष का नहीं हो पाया उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, तो प्रति 1000 कितने? प्रति 1000 ऐसे शिशुओं पर जितने शिशुओं की मृत्यु हो जाती है उसको हम बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। उसको हम क्या बोलते हैं? शिशु मृत्यु दर। ये किस पे निकालते हैं? प्रति 1000। प्रति 1000 पर ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 0 से 1 वर्ष के बीच में है, जितने बच्चों की मृत्यु हो जाती उन बच्चों की मृत्यु को क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर। जीवन प्रत्याशा, प्रत्याशा मतलब होता है प्रत्याशा मतलब होता है किसी चीज का, हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई चीज कितनी लंबी चलेगी उसका अनुमान लगाना। तो जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं वो बच्चे आने वाले कितने सालों तक जिएगा इसका अनुमान लगाना, उसी को हम बोलते हैं लाइफ एक्सेप्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा। कोई बच्चा पैदा हुआ, हो सकता है वो 62 साल जिए, हो सकता है वो 2 साल में मर जाए, हो सकता है 10 साल में मर जाए, हो सकता है 50 साल में मर जाए, हो सकता है 60 साल में मर जाए। तो जीवन प्रत्याशा उस बच्चे के जन्म लेने से उसके जीवन काल कितना लंबा होगा इसका अनुमान लगाने को कहते हैं। अभी जापान की जीवन प्रत्याशा ज्यादा लंबी है, वहां के लोग ज्यादा लंबे तक जीते हैं, और भारत की भी बाकी दुनिया के देशों की तुलना में ठीक ठाक स्थिति में है। जनसंख्या जाल क्या होता है? जनसंख्या जाल समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जनसंख्या फायदे की चीज है या घाटे की चीज है। देश में कुछ भी पैदा हो रहा है, देश में कुछ भी चल रहा है, वो क्यों हो रहा है? उस देश की जनसंख्या का जीवन स्तर बढ़ाने के लिए, वहां के लोग अच्छे से रहे, सारी आवश्यक वस्तुएं उनको उपलब्ध हो जाए, इसके लिए। मान लो थोड़ी देर के लिए, मैं बाकी पोर्शन मिटाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा, मैं करके बताता। मान लो थोड़ी देर के लिए किसी देश में जनसंख्या वृद्धि दर 10% है, यानी कि 100 लोग थे, 10 लोग प्रति साल बढ़ रहे हैं, प्रति साल प्रति 10 साल जो भी करना है, यानी 10% क्या हो गया? बढ़ोतरी हो गई। और जो जीडीपी है या वस्तु और जो सेवा है, वस्तु जो सेवा है उसकी जो बढ़ोतरी हो रही वो भी मान लो 10%, यानी जितने लोग बढ़ रहे हैं उतनी ही तुलना में वस्तु और सेवा मार्केट में बढ़ जा रही है या देश में उपलब्ध हो रही है, या देश की जो ग्रोथ है वो भी कितनी है? 10% है। तो फिर क्या हो रहा है कि जो प्रति व्यक्ति आय वो स्थिर बनी हुई है, लोगों को जितनी प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए उतनी है। पर मान लो ये जीडीपी तो 10% बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ रही है 15%, तो जितना पैसा देश में बढ़ रहा है उसकी तुलना में जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है। तो पहले जिन लोगों को 100 रुपए मिल रहा था अब उनको 99 मिलना चालू होगा क्योंकि जनसंख्या और ज्यादा बढ़ गई, फिर उनको 98 मिलना चालू होगा, फिर उनको 97 मिलना चालू होगा, 95, ऐसे फिर 90, फिर 85, इस तरह से उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या होने लगेगी? घटने लगेगी। और ये जनसंख्या कहीं ना कहीं इस आर्थिक वृद्धि पे क्या पड़ेगी? भारी पड़ेगी। और इसी स्थिति को कि जनसंख्या का ज्यादा बढ़ना तुलना किसकी? जीडीपी के या आर्थिक वृद्धि के, उसी स्थिति में एक बार ऐसा होगा कि देश में जितना कुछ भी पैदा हो रहा है वो उस देश की जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं होगा, और इसी जनसंख्या वृद्धि को हम बोलते हैं जनसंख्या जाल। मतलब जनसंख्या इतनी बढ़ जाए कि देश में उपलब्ध संसाधनों से उनका भरण पोषण या उनका जीवन स्तर उठाना बहुत मुश्किल हो जाए, तो उसी स्थिति को हम बोलते हैं जनसंख्या जाल। अब आप ये बताओ, भारत की जनसंख्या अनाप शनाप तरीके से बढ़ गई, तो क्या भारत की जनसंख्या जितनी स्पीड से बढ़ी है उसके उतने फायदे हैं, या भारत अपने जनसंख्या जाल में फंस गया है, या भारत जनसंख्या जाल की स्थिति की तरफ बढ़ रहा है, या भारत जनसंख्या जाल के फंसे होने से वापस लौट के आ रहा है? तो ये सब आप सोच लें, मैं अगले वीडियो में जब इस पर निबंध बनाऊंगा तो आपको ये सब समझाऊंगा। तो जनसंख्या जाल मैंने आपको बता दिया। एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं हम डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसको बोलते हैं जननांकीय लाभांश। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, भारत अभी इसकी स्थिति में है। जननांकीय लाभांश से मतलब ये, किसी भी देश में
आज एक बच्चा पैदा हुआ अभी 1 घंटे पहले, तो 0 दिन के बच्चे से लेके 80-85 कभी कभी 100 साल तक के व्यक्ति पाए जाते हैं। 0 साल के बच्चे से लेके 80-85-100 साल तक के बच्चे पाए जाते, मतलब आदमी पाए जाते हैं। इसमें से काम कौन कौन करता है? इसमें से काम कौन कौन करता है? कोई भी बच्चा, भारत ने बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा रखा है श्रम अधिनियम के तहत कि बाल श्रम बंद है। तो अब थोड़ी देर के लिए मान ले रहा है कि 15 साल तक का कोई बच्चा काम नहीं कर सकता, और 18 साल तक का कोई बच्चा हजारडस क्या बोलते हैं, हानिकारक उद्योगों में काम नहीं कर सकता। फिर 18 साल से ऊपर लेकर रिटायरमेंट की सरकारी एज सरकार ने, मध्य प्रदेश ने कर दी 62 साल, और एक्चुअली जो सरकार मानती वो है 64 साल। मतलब 15 साल से लेकर 64 साल तक के लोग काम करते हैं। यानी 15 साल से छोटे बच्चे और 64 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति जिस घर में रहते हैं, उस घर में जो कमाने वाला है उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं डिपेंडेंसी, क्या बोलते हैं, रेशियो, हिंदी में क्या बोलते हैं, आश्रितता रेशियो। मतलब उनके ऊपर आश्रितता कितनी है। तो जनसंख्या के टुकड़े टुकड़े किए जाते कि बच्चे कितने हैं, काम करने वाले लोग कितने हैं, और बूढ़े लोग कितने हैं। तो बच्चे और बूढ़े को काम करने वाले के ऊपर क्या समझा जाता है? आश्रित समझा जाता है। तो जिस देश में काम करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और आश्रित लोगों की संख्या बहुत कम होती है, उस देश की कार्यशील जनसंख्या ज्यादा होती, काम करने वाले लोग ज्यादा होते हैं, 15 से 64 वर्ष के बीच के लोग। ऐसा देश जिसमें 15 से 64 साल तक की उम्र के लोग ज्यादा पाए जाएं जनसंख्या में, और उनकी काम करने की क्षमता अधिक हो, और वो बहुत सारा काम करते हो, तो उससे उस देश की जनसंख्या से उस देश की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट अप मिलता है। मतलब बहुत ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा उत्पादन होगा, ज्यादा देश में नाम, दुनिया में नाम होगा। तो उस स्थिति को बोलते हैं जननांकीय लाभांश की स्थिति। उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? जननांकीय लाभांश की स्थिति। और भारत में अभी उसकी कुल जनसंख्या का 50% से भी ज्यादा 15 से 64 वर्ष का है। यानी भारत अभी जननांकीय लाभांश की स्थिति में है। ये तो पूरी दुनिया में चल रहा है, पर क्या वाकई ही भारत जननांकीय लाभांश की स्थिति में है? क्या भारत में जितने लोग काम करने वाले हैं उन सभी को काम उपलब्ध है? क्या भारत की कार्यशील जनसंख्या उतना काम कर पा रही है जितनी की वह उपलब्ध है? तो ये सब हम देखेंगे निबंध में। और काफी हद तक अगर हम ये बात देखेंगे कि भारत डेमोग्राफी डिविडेंड की स्थिति में है, तो इस चीज का अगर हम विश्लेषण करेंगे तो भारत 25 से 30 और खींच के 50% ही इसका लाभ ले पा रहा है। और भारत की कार्यशील जनसंख्या का आज भी 50% लोग क्या कर रहे हैं? या तो उनको काम नहीं मिल पाने की वजह से काम नहीं कर रहे हैं, या किसी अन्य वजह से काम नहीं कर पा रहे। यानी भारत अपनी जनसंख्या की, कार्यशील जनसंख्या का पूर्ण रूपेण उपयोग नहीं कर पा रहा है। वो कैसे, वो हम देखेंगे। तो ये इतना टॉपिक होगा। अब हम और कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। क्या है, हो सकता है वीडियो लंबा हो रहा हो, पर मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फैक्ट पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं, फैक्ट बहुत सारी किताबों में उपलब्ध है, तो आपको फैक्ट फटाफट देख लेना चाहिए। मैं तो बस वो काम बता दे रहा हूं जो आपको समझ में आ। अब लंबी चीजें चालू हो रही हैं जो कि ज्यादा समझने वाली है। ये महान विभाजक लाइन चालू होने वाली है। देखो, एक माल्थस करके अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था माल्थस, वे अर्थशास्त्री थे। उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। किसका? माल्थस का सिद्धांत है, जनसंख्या सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। उन्होंने ये कहा, ये बहुत ज्यादा पूछा था, उन्होंने ये कहा कि जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न या हम जिसको बोल सकते हैं संसाधन, ये और भी चीजों पर लागू होता है। संसाधन जो बढ़ते हैं वो कैसे बढ़ते हैं? एक बढ़ता है, एक से हो जाते हैं दो, दो से हो जाते हैं तीन, तीन से हो जाते हैं चार, चार से हो जाते हैं पांच, जिसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। हिंदी मैंने कोशिश किया, मुझे याद नहीं आ रहा है, इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आप इसको कमेंट करके हिंदी में लिख दें प्लीज। यानी कि खाद्यान्न या संसाधन कैसे बढ़ते हैं ऐसे, और जनसंख्या कैसे बढ़ती है? जनसंख्या बढ़ती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16। उन्होंने ये बोला कि जो संसाधन है वो बढ़ते हैं एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, मतलब ऐसे अरिथमेटिक एक के बाद एक के बाद एक।
पर जनसंख्या गुणात्मक रूप से बढ़ती है। कैसी? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। और उन्होंने ये भी आशंका जताई कि यदि जल्दी ही जनसंख्या को कंट्रोल नहीं कर लिया गया तो एक वक्त ऐसा आएगा कि लोगों के पास संसाधन जनसंख्या की पूर्ति के लिए नहीं बचेंगे। काफी हद तक उनकी बात सही थी। काफी हद तक जनसंख्या पूरी दुनिया में कंट्रोल भी कर ली गई है। तो ये था माल्थस का जनसंख्या और खाद्यान्न संसाधन के संबंध में बताया गया प्रिंसिपल, ये अर्थमेटिक और ज्योग्राफिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दोनों का हिंदी आप लिख दें प्लीज। अब ये इसका प्रिंसिपल हो गया। बहुत लंबा प्रिंसिपल था पर पूछा इतना ही जाता है, इसलिए मैंने आपको इतना ही समझाया। आगे और देखते हैं। जननांग की संक्रमण का सिद्धांत। संक्रमण मतलब क्या होता है? संक्रमण मतलब किसी एक चीज से दूसरी चीज के होने के बीच का समय। देखो आप गौर करो, एक गांव है और एक नगर निगम है, पर गांव और नगर निगम में अंतर रहता है कि नगर निगम मतलब होता है फुल शहर वाला एरिया, फुल शहर वाला एरिया। गांव मतलब पूरा ग्रामीण क्षेत्र। पर क्या गांव सीधे ही शहर बन जाता है? नहीं, उसमें धीरे धीरे शहर वाली क्षमता आने लगती, शहर वाली सुविधाएं मिलने लगती और धीरे धीरे वो शहर में तब्दील होता है। तो जब वो पूरा गांव था और जब वो पूरा शहर बन गया, उसके बीच का जो समय है जब वो गांव से शहर में तब्दील हो रहा था, उस समय को बोलते संक्रमण का काल। उसको हम क्या बोलते? संक्रमण का ट्रांजिशनल पीरियड। क्लियर? तो जनसंख्या भी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदलती रहती, जिसको हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या का संक्रमण का काल। और उसका कुछ सिद्धांत दिए गए हैं कि जनसंख्या एक स्थिति से दूसरी स्थिति में कैसे जाती है। तो इसकी हम 3 स्थिति देखते हैं। पहली स्थिति देखते हैं, 5-6 स्थिति में बताया, 3 स्थिति में आपको पूरा क्लियर करता हूं। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, खासकर यूपीएससी एमपीपीएससी में पूछ लिया जाता है। पहली स्थिति वो कि किसी देश में या किसी क्षेत्र में जो जनसंख्या है उनके पास कोई चिकित्सीय सुविधाएं नहीं है, उनके पास कोई भी रोग प्रतिरोधक दवाइयां नहीं, कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो आदमी हार्ट अटैक से बच जाए। बहुत पुरानी स्थिति में चल रहा है। कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि चेचक का उनके पास टीका हो, हैजा की कोई दवाई हो, और ना उनके पास कंट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियां या जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए भी कोई चीज उनके पास नहीं है। यानी उनके पास ना तो जन्म दर रोकने की चीज है और ना ही मृत्यु दर रोकने की चीज है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जन्म दर कैसी होगी? ऐसी स्थिति में जन्म दर कैसी होगी? उच्च होगी, क्योंकि जन्म दर रोकने की स्थिति नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, तो जन्म दर उच्च होगी। और मृत्यु दर भी उच्च होगी, क्योंकि उनके पास कोई दवाई इलाज कराने की बायोलॉजिकल या अपनी चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो मृत्यु दर भी क्या होगी? उच्च। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या कैसी होगी? ऐसी स्थिति में जनसंख्या होगी इस तरह। क्यों? क्योंकि जितने पैदा होंगे उतने मर भी जाएंगे। हो सकता है पैदा होके भी मर जाए कुछ लोग, हो सकता है कुछ लोग 50 में मर जाए, कुछ हो सकता है छोटी सी बीमारी मर जाए कि कोई इलाज के उपाय नहीं है। तो जितने पैदा होंगे उतने मर भी जाएंगे। तो ये फिर क्या हो जाएगी? जनसंख्या स्थिर। दूसरी स्थिति देखते, दूसरी कंडीशन, दूसरा पड़ाव जनसंख्या संक्रमण का। सबसे पहले आप ये बताओ, आप किसको बचाओगे? जो पैदा हो रहा है उसको पैदा होने से रोकोगे या जो मर रहा है उसको मरने से बचाओगे? ऑब्वियस बात है, सभी का आंसर यही होगा कि जो मर रहा है उसको क्या करेंगे? पहले मरने से बचाएंगे। तो किसी भी देश में यही हुआ। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? बायोलॉजिकल काम ऐसे किए या अपने ये मेडिकल साइंस को ज्यादा डेवलप किया कि लोग मरे नहीं, असमय ना मरे। ऐसा ना हो कोई 25 साल में मर जाए, कोई 50 साल में मर जाए, कोई एक बार अटैक आए उसी से मर जाए, कोई हैजा से मर जाए, कोई स्वाइन फ्लू से मर जाए, कोई चेचक से मर जाए। तो सबसे पहले क्या हुआ? बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बढ़ावा हुआ और सर्जरी होना चालू हो गई और कई ऐसी जीवन रक्षक दवाओं का आविष्कार हो गया, जिनसे क्या हुआ कि जो मृत्यु दर थी उसको क्या कर लिया? काबू में कर लिया। लोगों को आसानी से मरने नहीं दिया गया। पर जन्म दर पे सही से क्या नहीं किया गया? काबू नहीं कर पाया। तो जन्म दर अभी भी कैसी बनी रही? उच्च बनी रही। पर मृत्यु दर को उन्होंने क्या कर लिया? कम कर लिया। तो आप कॉमन सेंस लगाओ कि लोग पैदा ज्यादा होंगे और मरेंगे कम, तो जनसंख्या बढ़ेगी घटेगी? तो जनसंख्या बढ़ेगी। तो फिर ये क्या हो गई? बढ़ेगी। और एक स्थिति में, इसी में एक स्थिति ऐसी आएगी
इसको बहुत सारी स्थिति बना सकता हूँ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, आठवीं, 10वीं, मगर मैं आपको 3 में समझा रहा हूँ। इसी बढ़ती हुई जनसंख्या में एक स्थिति ऐसी आएगी जब होगा जनसंख्या विस्फोट। जब क्या होगा? जनसंख्या विस्फोट, जो कि भारत में हुआ है। भारत ने लोगों के मृत्यु दर को तो कंट्रोल कर लिया, पर जन्म दर को बहुत बाद में कंट्रोल करना चालू किया, तो बीच में क्या होगा? जनसंख्या विस्फोट होगा, भारत की जनसंख्या एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं कि जब लोगों के मरने को रोका जाने लगा या बहुत अच्छी सुविधाएं हो गई मेडिकल साइंस की कि लोग ना मरे, तो फिर उन्होंने किसको चालू किया? कंट्रोल करना किसको चालू किया? जन्म दर को कंट्रोल करना चालू किया। कंट्रासेप्टिव पिल, गर्भ निरोधक गोलियां, कंडोम्स, और बहुत ज्यादा जन जागरूकता फैलाना कि बच्चा एक ही अच्छा, हम दो हमारे दो, और कई तरह के काम चालू किए जिससे कि जन्म दर को क्या किया जाए? कंट्रोल किया जा सके। और भारत ने भी काफी कुछ इसको कंट्रोल कर लिया। यानी तीसरी स्थिति वो होती है जब जन्म दर भी कम होती है, मृत्यु दर भी कम होती है, और जनसंख्या कैसी हो जाती है? स्थिर। पेन थोड़ा डार्क कम हो गया। जनसंख्या कैसी हो जाती है? स्थिर। भारत अभी किस स्थिति में है? भारत इस दूसरी जनसंख्या संक्रमण की स्थिति के अंतिम पड़ाव में, मतलब भारत धीरे से कुछ सालों में क्या करेगा? तीसरी स्थिति में कंट्रोल करेगा, जहां जन्म दर भी कम होगी, मृत्यु दर भी कम होगी, भारत की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। और आपने जनसंख्या नीति देखी होगी, तो उसमें यह है कि भारत ने 2050 तक भारत की जनसंख्या को स्थिर करने का क्या किया? लक्ष्य रखा। और किया आपने? तो भारत ये चाहता है कि वो तीसरी स्थिति में जल्दी से जल्दी आ जाए, ताकि उसकी जनसंख्या क्या हो जाए? स्थिर हो जाए। तो ये 3 क्या थे? जननांकीय संक्रमण के सिद्धांत थे। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति। पहली स्थिति में जन्म दर, उच्च दर, मृत्यु दर दोनों ज्यादा, दूसरी स्थिति में जन्म दर ज्यादा, मृत्यु दर कम, और तीसरी में दोनों कम। ठीक, ये आप देख लें, कोई स्क्रीनशॉट खींच ले, जिसको नहीं समझ में आया दोबारा देख ले वीडियो। और आगे चलते हैं कंसेप्ट के मामले में। अब माइग्रेशन क्या होता है? किसी ने कमेंट किया था कि सर माइग्रेशन पर प्लीज कमेंट वो बना दे वीडियो, और मैं उसको, जिसने कमेंट किया था उसको यही यकीन दिलाना चाह रहा था कि माइग्रेशन पर मैं सीधा वीडियो नहीं बना सकता, उसके लिए मुझे पूरी जनसंख्या समझानी पड़ेगी। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जिस जगह जाएगा वहां पे कोई आ रहा है, तो इमिग्रेशन माइग्रेशन दोनों होता है। मतलब आना और जाना, कुल मिला के जाना ही जाना होता है। वो जिस जगह से आ रहा है वहां से जाएगा, जिस जगह आ रहा है उस जगह आएगा। तो आने जाने को हम बोलते हैं माइग्रेशन। मैं इसको नहीं जा रहा हूं, इसके फैक्टर की तरफ चलते। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। पर ये क्यों जा रहे हैं लोग? आप बताओ, आप भोपाल काय के लिए पढ़ने गए, या आप मुखर्जी नगर दिल्ली में क्यों पढ़ने गए? क्योंकि आप जहां से रहने वाले वहां पे पढ़ने की सुविधा अच्छी नहीं। क्लियर? तो इस माइग्रेशन के लिए 2 तरह के फैक्टर काम करते हैं। फैक्टर कौन कौन से? एक, भगाने वाले। मैं उसको एक शुद्ध हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ में। भगाने वाले मतलब धक्का लगाने वाले, पुश फैक्टर जिसको बोलते हैं, जो आपको धक्का देते हैं, भाग यहां से भाग, भाग यहां से भाग। और एक होते हैं पुल फैक्टर, खींचने वाले। हाँ, खींचने वाले, क्या आजा भैया यहीं आजा। भगाने वाले मतलब एक गांव है जहां धीरे धीरे करके वाटर लेवल नीचे जाते जा रहा है। एक टाइम ऐसा हुआ अब वहां पानी नहीं है। अब ये लोग क्या करेंगे? रहेंगे। उनका मन नहीं है छोड़ने का, मगर वो पानी ने उनको भगा दिया। एक गांव ऐसा है जो नदी के किनारे जमा था, मस्त रह रहे थे सब लोग, पर हर साल उसमें बाढ़ आती, हर साल उनके मकान टूट जाते। वो लोग वहां से जाना चाहते नहीं, पर मजबूरी में भागे। तो वो सारे फैक्टर जो एक व्यक्ति को उखाड़ के दूसरी जगह भागने पर मजबूर कर देते, मजबूर, उनको हम सबको क्या बोलते हैं? पुश फैक्टर, धक्का लगाने वाले फैक्टर। जैसे बाढ़ है, पानी की कमी है, कोई आपदा है, प्राकृतिक हो या दूसरी हो, और ढेर सारी चीज जो सब आपको पता। किसी चीज की कमी है, अब वो कमी खाद्यान्न की हो सकती है, उर्वरकता की कमी हो सकती है, तमाम चीज। और एक पुल फैक्टर, खींचने वाले फैक्टर, ऐसे कि लोग जबरदस्ती नहीं भाग रहे, जो चीज उनको चाहिए वो वहां अवेलेबल नहीं है, इसलिए उस चीज को पाने के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं। आप पढ़ना चाहते हो, पर आपके गांव में पढ़ने के लिए कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है। आप IIT, UPSC, PSC की कोचिंग करना चाहते हो, पर इंस्टीट्यूट नहीं, और भोपाल में आपको दिख रहा था, आपके पापा मम्मी ने आपको भोपाल शिफ्ट कर दिया। तो आपका माइग्रेशन हुआ किसी चीज के आकर्षण के,
कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत बहुत बड़े मॉल में घूमना रहता है, अच्छी सड़कों पर रहना चाहता है, गंदगी कम चाहिए, तो वो गांव में ना मॉल मिलता है ना सड़क मिलता है, तो वो जो भोपाल का डीबी मॉल वो आपको आकर्षित कर रहा था, आप क्या पहुंच जाते, भोपाल पहुंच जाते। तो आकर्षण वाले कारण तो चिकित्सा सुविधा होती है, कई बार चिकित्सा सुविधा, बुनियादी सुविधाएं इसी में ले लो, पढ़ाई ले लो, और ढेर सारी चीज जो आप सब जानते हो। तो ये दो फैक्टर हैं जो आपको माइग्रेशन करने पे मजबूर करते हैं। कौन कौन से? प्रव्रजन के लिए कारक कौन कौन से होते हैं? कुल सिद्धांत, पुष्ट सिद्धांत। आपने गौर किया होगा बैंक में या किसी सरकारी ऑफिस में या बहुत सारी प्राइवेट ऑफिस में एक दरवाजा लगा जो अंदर भी खुलता है बाहर भी खुलता है। बाहर या अंदर की तरफ उसमें एक लिखा रहता पुश या पुल, और दूसरी तरफ भी लिखा रहता पुश या पुल। अब आप गौर करो, जब आपको अंदर जाना रहता है तो आपको धक्काना पड़ता है, जब आपको बाहर आना तब भी आपको धक्काना पड़ता है। दोनों धक्काने में एक पुश होता है एक पुल होता है। तो सेम कंडीशन माइग्रेशन में भी है, पुश और पुल की। और क्यों माइग्रेशन हो रहा है वो आप समझ गए। मैं आपको बस केवल फैक्ट समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए।